हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आज आपके लिए वही पुरानी श्रृंखला लेकर के आया हूँ जो हमारी चल रही थी, प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला। प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बार बार आपको कहा है, हर बार कहा है कि प्रीवियस ईयर आपने देख लिया, अपने लेसन्स पढ़ लिए होंगे, आपने सब कुछ तैयार होगा आपका। अब आपकी परीक्षा की बारी है तो आप अब अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाइए। प्रैक्टिस सेट को जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो होगा कि एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरे साथ आइए, प्रैक्टिस सेट दूसरा तैयार करते हैं हम लोग। इससे मालूम चल जाएगा कि अभी कहाँ पर और थोड़े से काम की आपको ज़रूरत है। ठीक है, आइए टाइम को बिल्कुल भी ख़राब करे बगैर देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से, मतलब भाषा की बात हो रही है, उसके संस्कृति की बात हो रही है। तो क्या वो बच्चा जो है विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं आता है, इस चीज को पहचानने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बच्चे की क्या करनी चाहिए, मातृभाषा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो इसमें क्या ऑप्शन में हमारे ये है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मातृभाषा का एक ऑप्शन मिला है। आइए दूसरा भी देख लेते हैं। पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग नहीं, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि उसको भाषिक और सांस्कृतिक रूप से एक अलग विशिष्ट शिक्षार्थी के रूप में उसको पहचानने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से डैश, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब जो चीज यहाँ भरी जाएगी उसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो क्या है, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन या फिर मंदबुद्धिता या शैशव काल के समय दिमागी बुखार या शिक्षक की शिक्षण शैली, इसमें से किसके अतिरिक्त, मतलब किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ये है आपका जो इसके वैसे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है और इससे भी हो सकती है, लेकिन इस ऑप्शन के अलावा जो है इन सब से उत्पन्न हो सकती है। ये ऑप्शन आपका अलग है और यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक समावेशी विद्यालय इंक्लूसिव स्कूल है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय इस चीज के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। किस चीज के अतिरिक्त, क्या हम अधिगम योग परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, या फिर क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं, या फिर क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारे पास, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। इसके इनमें से किस ऑप्शन के अलावा क्या हो सकता है, प्रश्नों पर मनन करता है। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, नंबर 2, मतलब कि बी आंसर आपका। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। ये एक समावेशी विद्यालय इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरा 2 बार हो गया शायद। अब चौथा देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है। अब सारी चिंतक है, बहिर्मुखी है, बहुत परिश्रमी है, या अभिसारी
चिंतक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये अपसारी चिंतक है। क्या हो जाएगा आपका प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या है, अपसारी चिंतक है। ठीक है, क्या है, अपसारी चिंतक है। नेक्स्ट देखिए, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो किसमें आते हैं। ठीक है, छायांकित क्षेत्र ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये किसमें आता है, ये एक हो गया आपका उच्च प्रेरणा वाला, उच्च सृजनात्मकता या उच्च बौद्धिकता, तो मतलब इसमें जो आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, सिग्मा 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा के बीच आएगा, या फिर सिग्मा माइनस 2 सिग्मा के बीच, या 3 सिग्मा के बाद, या सिग्मा इक्वल टू 0 पर आएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर इस एरिया में कौन से शिक्षार्थी सॉरी आते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं 3 सिग्मा के बाद। कौन आते हैं, 3 सिग्मा के बाद। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका छठा नंबर है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है तब वे जल्दी करते हैं। क्या करते हैं, किन गतिविधियों में शामिल होते हैं, क्या होती है वो, और फिर क्या जल्दी करते हैं। केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित कार्य या फिर प्रत्यास्मरण, मतलब पहले में 2 ऑप्शन है, इसके अंदर 2 ब्लैंक हैं आपके पास, 2 ब्लैंक में इसको भरना है। तो पहले ब्लैंक में क्या है, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित, दूसरे ब्लैंक में है प्रत्यास्मरण, फिर दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी या स्मरण या फिर वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा, कक्षा कक्ष में उपयोगी और विस्मरण। तो इसमें दोनों में आपको ऑप्शन में भरना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, मतलब सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। पढ़िए इसको, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। देखिए ऑप्शन में फिल हुआ ना, अच्छे से फिल हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। जब हम स्टेटमेंट में भर के ही देख लेते हैं कि जब वे बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या होती हैं, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, और तब वे जल्दी सीखा करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करती है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है, मतलब सीबीएसई जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक, जब सामूहिक चीजें होती हैं तो उसमें सीखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो एक आपस में वो होता है ना, संबंध बनते हैं, वो ज्यादा बनते हैं। देख लेते हैं क्या है कि क्यों करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, या फिर विद्यालय के आसपास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, या फिर व्यक्तिगत इस प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो इसमें आपका सबसे बेहतर आंसर कि जब वो एक अकेला बच्चा है तो वो क्या है, नेगेटिविटी से भी तो भर सकता है। जब वो कई लोगों के साथ रहेगा या समूह में बच्चा रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक, फिर देखिए, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। बच्चे क्या है, हिंसात्मक, मतलब जो भी उसमें लड़ाई झगड़ा वाला व्यवहार दिखाता है उसको सीख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा कार्य पर आधारित है, किस मनोवैज्ञानिक के, जेबी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे या एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो ये आपके किसके हो जाएगा, ये एल्बर्ट बंडूरा, किस पे हो जाएगा, एल्बर्ट बंडूरा के दिए गए कार्य पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है, मतलब जो फैशन शो देख रहे हैं उसमें किसको, मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं, तो इस प्रकार के
जो कोशिश करते हैं, जो अनुकरण करते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसमें गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण या प्राथमिक प्राथमिक अनुकरण। तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक अधिगम। क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ के दौरान गलतियां करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, तो क्या करना है? पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, या फिर गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर कर देना चाहिए, या फिर अनुदेशनकार, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए। तो सब ये छोड़ तो आप सकते नहीं, उसकी शिकायत आप कर नहीं सकते प्रचार से, और कक्षा से बाहर खड़ा कर नहीं सकते। तो बचा आपके पास क्या? सीधा ऑप्शन नंबर डी, कि हो सकता है उस वक्त वो पाठ पढ़ने में दिक्कत कर रहा हो, उस वक्त कुछ और पढ़ने का मन हो रहा हो, तो आप उसको समय सारणी को चेंज कर दीजिए। सीधी सी बात है, अगले जैसे पहला पीरियड है मान लेते हैं, तो दूसरा कर दीजिए, तीसरा कर दीजिए, चौथा कर दीजिए। तो इस टाइम में थोड़ा सा समय में परिवर्तन करके देख लेना चाहिए, और बैठने की व्यवस्था में भी चेंजेस करके देख लेना चाहिए। इससे क्या होगा? उसका मन लगने लगेगा। फिर देखिए, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, या प्रश्न पत्र की संरचना, पैटर्न से परिचित कराना। इसमें से इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो ये क्या है? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिणाम के बारे में सोचना सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था क्या है? पाठ चर्चा संबंधित घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों या उपलब्धि लक्ष्यों को। तो इसमें क्या है? ये है संज्ञानात्मक उद्देश्यों। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आ बा सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है, मतलब उसको इंटरेस्टिंग लगता है, और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सी मतलब सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करने से। तो अब क्या है कि इसमें 3 बच्चे हैं और तीनों के अंग्रेजी पढ़ने के लक्ष्य जो हैं वो अलग अलग हैं। किसी को क्या करना है कि इसको पढ़ करके ये हमारे भविष्य में काम आएगा, किसी को ये लगता है कि ये इसलिए पढ़ना है कि हमें सिर्फ उत्तीर्ण होना है, ग्रेड्स अच्छे पाना है, किसी को ये लगता है कि वो क्लास में या कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। तो ये आ बा सा के उद्देश्य क्रमशः क्या है? क्या उद्देश्य है तीनों के? पहले का उद्देश्य क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है? तो पहला है निष्पादन या निष्पादन उपेक्षा, फिर निपुणता, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा, निष्पादन। मतलब आपको एक क्रम लगाना है उद्देश्य का कि अगर वो चाहता है कि भविष्य में उसके काम आएगा तो उसका क्या हो सकता है, वो चाहती है कि उसको क्लास में पहला रैंक मिले तो क्या हो सकता है, और अगला वाला लास्ट वाला सी चाहता है कि वो अच्छे ग्रेड पा करके उत्तीर्ण हो जाए, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा बात आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये उनके उद्देश्यों का क्रम हो जाएगा, आंसर नंबर डी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था या थी? आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, या नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्मसिद्धि की प्राप्ति। ठीक है, जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध के दौरान अपनी
जान दे दी, तो ये क्या था? संभवतः उन्हें ये आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। नेक्स्ट देखिए, प्रतिक्रिया का विलोप होना। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भर्त्सना, आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ना तो दंड होगा, ना तो निरंतर पुनर्बलन, ना तो मौखिक भर्त्सना। ये आपका हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन। ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट देखिए, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा? डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से, या फिर गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, या अनपेक्षित परीक्षा लेकर, या फिर शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। ठीक है, तुलना करके बिल्कुल नहीं, बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देके तो बिल्कुल करना ही नहीं है, और अनपेक्षित परीक्षा लेके सडन एग्जाम आप ले लें बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए, ये भी नहीं करना है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कि शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, और शारीरिक विकास, वातावरण। इसमें से किसका मिलान सबसे उचित है या सही है? तो जो सामाजिक विकास होता है आपका, जो सोशियो डेवलपमेंट होता है, वो आपका एनवायरनमेंट से संबंधित होता है। ठीक है, आपके वातावरण से संबंधित होता है। जो भी आपका सोशियो डेवलपमेंट होता है वो आपके एनवायरनमेंट से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखिए, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। किसके अलावा? इसके अलावा चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, या फिर क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, या फिर हम उम्र साथियों के, मतलब जो अपने साथ के उम्र वाले लोग बच्चे हैं, उनके साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, या फिर हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का क्या करना? विकास करना। तो ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है आपको। करना क्या है? हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता? परिवेश की भूमिका का, बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके परिवेश में, मतलब उसके डेवलपमेंट में उसके परिवेश की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, क्या है? तो इसको देखते हैं हम। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, या फिर कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का क्या करती है? समर्थन करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या? व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, या फिर विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 20 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? तो सांस्कृतिक संचरण और आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व विकास। ये आपका
समाजीकरण में ये दो चीजें शामिल हैं, आपका सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। एक स्टेटमेंट है कि एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। अब शिक्षिका के बच्चों को किस चीज की कठिनाई है जो वो ऐसा आंसर दे रहे हैं? तो पहला है अहम केंद्रिता, फिर है विकेंद्रीकरण, या पलटावी रिवर्सिबिलिटी, या फिर समायोजन। इसमें से क्या है? इसमें से है पलटावी की समस्या है। क्या है? पलटावी की कठिनाई है, उनको रिवर्सिबिलिटी की कठिनाई है। ठीक है। कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलरबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पश्च परंपरागत, या पूर्व परंपरागत, या फिर परापरंपरागत, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है कि परंपरागत। कर्नैल सिंह मतलब जो इनका ये सोचना है वो कोलरबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत का समर्थन करती है, किस अवस्था के बारे में बताती है? तो ये बताती है आपके ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका क्या है? पश्च परंपरागत। कर्नैल सिंह की ये कार्रवाई क्या बताती है? कोलरबर्ग के विकास के किस अवस्था की? पश्च परंपरागत अवस्था की बात बताती है। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता वह क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, या बुद्धि का सावेंट सिद्धांत, या फिर थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, या फिर स्पीयरमैन का जी कारक। ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। क्या हो जाएगा? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? इसमें से बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, या फिर यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, या फिर बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो आपको इसका आंसर देना है, जो कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बहुबुद्धि क्या है? केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ठीक है। बहुबुद्धि क्या है? एक तरीके की प्रतिभा ही तो है, ठीक, जो कि बुद्धि में ही सम्मिलित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? जो युग्म दिया है इसमें से किसके सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं वाइगोस्की के द्वारा। भाषा विचार पर आधारित है पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है BF स्किनर, या फिर बच्चे भाषा के विकास में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं चोमस्की का सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है BF स्किनर। इसके इस युग्म के सबसे कम सही होने की संभावना है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, या फिर जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्या कहलाएगा? सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक? अधिगम को क्या करना है? अधिकतम करना है, मैक्सिमाइज करना है लर्निंग को। क्या उचित है? शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं,
या फिर अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिकतम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, या फिर समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्न से बचा जा सके, या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। तो इसमें सबसे राइट आंसर जो है वो आपका है आंसर नंबर डी, जो ये कहता है कि शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का पहचान करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या फिर जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, या फिर शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण कर लेने के लिए कहना। इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जो है जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेने से क्या हो जाएगा इसके अतिरिक्त जो है वो सीखने को बढ़ावा देता है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या करता है? किस चीज के समान है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीखने के लिए आकलन के समान है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो क्या करता है? सीखने के लिए आकलन के बराबर है, ठीक, या समान है। लास्ट है अंतपरक अनुदेशन क्या है? अंतपरक अनुदेशन क्या है? कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अवस्था अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, या फिर लास्ट ऑप्शन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो सीधे सीधे आपका ये आंसर है कि शिक्षार्थियों की जो अंतपरक अनुदेशन है वो है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो ये आज का सेशन हो गया। आज का सेशन था हमारा सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि सीडीपी का है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता है, तो हमें और हमारी पूरी टीम को अप्रिशिएट कीजिए, हमारी टीम के प्रयासों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में हमारे चैनल के बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए, और ताकि हम और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए लेकर आ सकें। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है इन चीज़ों के लिए। अब आपका क्या चाहिए? सिर्फ सपोर्ट चाहिए, बस। इससे ज़्यादा आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।